नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हो गया है। पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा मतदान हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो बढ़ा हुआ मतदान है, क्या वो बीजेपी यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ है या उनके साथ है। और मुकाबला आप जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। और सवाल ये उठता है कि क्या कमल खिलेगा या शिवराज सिंह की जो है सत्ता बचेगी। अब जब आप कमल की बात करते हैं तो कमल दरअसल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ। और शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। और दोनों के बीच में ही मोटे तौर पर यह है, लेकिन एक चीज क्लैरिटी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। और बीजेपी अगर वापस बहुमत पाती है, सरकार बनने की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ये पता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इन अनिश्चितताओं के बीच में पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन कयासबाजी भी है। लेकिन जो हालात हैं उन हालात में ये चर्चा आम है कि आखिर क्या बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई, आप जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार में, उन्होंने आखिरी वक्त में उन्होंने जो बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में सोच समझ के लोगों को वोट देना चाहिए, अगर बीजेपी हारेगी तो जश्न कहां मनेगा। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। आप जानते हैं कि अन्य चुनावों में ये इस तरह की बातें होती रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो मिश्रा का बयान है कि क्या वो बीजेपी अंदर से घबराई हुई है या बीजेपी को हार का डर है, जो इस तरह का बयान आखिरी मोमेंट में नरोत्तम मिश्रा का आया। हालांकि नई बात नहीं है, हिंदुत्ववादी या हिंदूवादी नेता वो रहे हैं। जुमला है कि एमपी गजब है। तो एमपी की जो सियासत है वो इस बार बिल्कुल अजब गजब ही नजर आ रही है। वजह ये कि अगर कांग्रेस बीजेपी के बीच में देखें, जिनके बीच में सीधे तौर पर मुकाबला है, कांग्रेस में इस बार क्लैरिटी रही है, स्पष्टता रही है, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, उन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी ट्यूनिंग रही है। दोनों को जय वीरू की जोड़ी कहा जाता है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि उन्होंने पूरे चुनाव की कमान अपने साथ रखी। उसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, वो भी उनके अभिमान चुनाव प्रचार होता रहा। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी बहुत अनिश्चितताओं में एक तरह से सवाल हुआ है। हालांकि स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति शुरू से रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को डोर दी जाए ना दी जाए। आप जानते हैं कि चौथी लिस्ट में उनका नंबर, उनका जो टिकट था वो हुआ था, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे भी लड़ेंगे। लेकिन जब चीजें क्लैरिटी हुई, जब बीजेपी का सोकल जो हाईकमान है, जो भी उनके सर्वे रहे होंगे, जब जमीन स्थिति का पता लगा, तो फिर बाद में ये हुआ कि फिलहाल चुनाव जीतना है तो शिवराज सिंह चौहान को साथ ले जाए। वरना सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती 3 या 4 या 2 या 3 रैलियों में उनका नाम तक नहीं लिया था। उनकी जो सरकार की उपलब्धियां है, योजनाएं, मसलन लाडली बहना, उस तक का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन बाद में उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पर निर्भरता बढ़ी और कई ऐसे कारण हुए, कई ऐसी चीज हुई है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री जो तोमर हैं, उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस ने बाकायदा उकसाया था, कांग्रेस ने बाकायदा प्रोवोक किया था कि क्या ईडी तोमर के घर पे भी पहुंच पाएगी। तो ये इस तरह की सारी चीजें हैं। तो ये जिक्र इन चीजों का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। और जो जुमला दिग्विजय सिंह का रहा है कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, बीजेपी इस जो अंतर्द्वंदता, जो अंतर्कलह थी, उसका साफ तौर पर गुजरी है। और उसके बरक्स कांग्रेस जो कुख्यात रही है गुटबाजी के लिए, वहां पे वो चीज ज्यादा देखने को नहीं मिली है। वजह ये कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में ट्यूनिंग लगातार रही है। अब सवाल यह कि क्या शिवराज सिंह चौहान, जिनको 11th आवर में उनको आगे किया गया था, और हालांकि कमान से तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह वो भी करते रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस जिन मुद्दों को रहा है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान को बाद में बागडोर एक तरह से दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके जो उनकी तमाम योजनाएं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। पूरा चुनाव प्रचार जो था उसको कम्युनल या सांप्रदायिक करने की कोशिश की गई थी। खुद प्रधानमंत्री ने जो तमाम जो उन्होंने कहा था कि जो राजस्थान की घटना हुई थी उसका जिक्र वहां तक किया था। उसके अलावा आप जानते हो हमास जो इजराइल में जिसने हमला किया था, हमास का भी यहाँ जिक्र था और तमाम तरह की जो कम्युनल कार्ड था वो खेला गया था। काम के आधार पर कोई बहुत ज्यादा चुनाव बीजेपी का फोकस रहा हो ऐसा नहीं है। आपको बखूबी मालूम होगा पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि सीटों की अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और मत प्रतिशत बीजेपी का थोड़ा कांग्रेस से ज्यादा रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी 2018 में। और उसके बाद आप जानते हैं कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिंधिया राज परिवार के वारिस हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने जो बगावत कर दी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी और बीजेपी में बड़े गाजे बाजे के साथ वो आए थे। तो उम्मीद थी कि उनके आने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन जब उपचुनाव हुए थे, जिन विधायकों ने सिंधिया के समर्थन में इस्तीफे दिए थे, उसमें से कोई 6, 7 या 8 विधायक चुनाव हार गए थे। उससे तभी ये इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि जमीन पर सिंधिया की उतनी ताकत नहीं है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत से लोगों के अंदर गुस्सा था, जो वोटर्स हैं उनमें गुस्सा था, क्योंकि लोगों ने जो वोट दिए थे वो कांग्रेस को उस वक्त दिए थे। इस बार किसे देंगे ये नहीं कह सकते। वो तमाम सर्वे आए हैं, उसमें जो ग्वालियर और चंबल वाला इलाका है उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, और ये वो एरिया जो सिंधिया राज परिवार के वर्चस्व का इलाका रहा है। और पिछली बार कांग्रेस ने जबरदस्त वहां जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सिंधिया के बीजेपी में होने के बावजूद वहां कांग्रेस को बढ़त तमाम सर्वे में बताई गई है। तो क्या असल जो नतीजे आएंगे उसमें वो बढ़त कायम रहेगी? और उसके अलावा जो अन्य इलाके हैं, उसके अलावा क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो हालांकि माइनॉरिटी खासतौर पर मुसलमान जो हैं तकरीबन 7% हैं, और उसके अलावा जो एसटी सीटें हैं मध्य प्रदेश में अच्छी 40 से ज्यादा हैं। तो उस पर एक बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा, क्योंकि जो आदिवासी मतदाता हैं, जो एसटी बाहुल्य मतदाता, उसका वो जो सीट जो हासिल करेगा, सरकार उसकी बनने में रास्ता साफ हो जाएगा। और ये आपको मालूम है कि बीजेपी के पास ब्रांड मोदी है, और मोदी के दम पे बीजेपी ने तमाम जो सफलताएं हासिल की हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर 2 लोकसभा चुनाव हो या अन्य स्तर पर राज्यों में या विधानसभा स्तर पर रही हो। लेकिन पिछले चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुए थे। और जहां तक मोदी का सवाल है, 2 चुनाव ने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। वो कर्नाटक का है, हिमाचल प्रदेश का है, जहां बीजेपी को सरकार खोनी पड़ी है। सवाल बीजेपी की सरकार ही नहीं गई है, बल्कि वहां जो सरकार बनी है वो कांग्रेस की बनी है। दरअसल बीजेपी की परेशानी यही है, और अब उन्हीं नरेंद्र मोदी के सारे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बचाने का सपना देख रही है। इसके तरह मध्य प्रदेश में मात्र 7% मुसलमान वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस का फोकस भी हिंदू वोट बैंक पर रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी लगातार कम्युनल या सांप्रदायिक कार्ड खेलती रही है। चाहे वो उदयपुर में, राजस्थान में घटना हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया। उसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो अलग अलग तरीके से कम्युनल कार्ड खेलते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी का जो पूरा फोकस था, वो पूरा फोकस इस बात पर रहा कि उस पर कोई एंटी हिंदू तमगा न लगे। खासतौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो लगातार बड़े सदैव अंदाज में अपनी बैटिंग करते रहे हैं, पूरा कैंपेन को लीड करते या कराते रहे हैं। यहां तक कि जो मध्य प्रदेश में भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली होनी थी, उन्होंने जब सनातन वाला मामला आया था, उन्होंने उसको कैंसिल करा दिया था। और पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस का मोटे तौर पर कह सकते हैं जो चुनाव प्रचार है उसमें कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं हुआ, वरना आप जानते हैं कि बयानबाजी से कांग्रेस को नुकसान होता रहा है। मतलब यह है कि बीजेपी का सोकोल्ड या कथित हिंदुत्व और कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व दोनों के बीच में एक मुकाबला रहा है। दोनों में से कौन बाजी मारेगा चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन बड़े सदैव अंदाज में बैटिंग रही है, बीजेपी ने उकसाया है और कांग्रेस ने सदैव अंदाज में उसका मुकाबला किया। और उसके अलावा आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जबरदस्त हमला चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों वाला था। उनके अहंकार पर सवाल खड़े किए थे। उनका अहंकार कद की बात की थी, छोटा कद है लेकिन अहंकार बहुत बड़ा, वरना आप जानते हैं कि बगावत के बाद अभी तक सीधे तौर पर निशानेबाजी हुई नहीं थी। मतलब साफ है कि साम दाम दंडभेद या सीधे तौर पर चुनाव पर फोकस दोनों पार्टियों को रहा है। कांग्रेस किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है और बीजेपी किसी भी तरह से सरकार अपनी बचाने के लिए उसने पूरे जोर जंतर किए हैं। बीजेपी के लिए सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस की एक लेबोरेटरी रहा है, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते थे। और जहां कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की 2018 में सवाल बनने के बाद, बगावत के बाद सरकार गिर गई थी, तो उसका कांग्रेस ने लगातार उसको भी बात करती आई है। तो अब ये मतदाताओं के हाथ में है कि वो जो बगावत को, जो कांग्रेस के पार्टी के अंदर बगावत सरकार गिराई गई थी सिंधिया के द्वारा, उसको इस्तकबाल करते हैं या उनका जो था उनका कह सकते हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और या दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, क्या कांग्रेस की जो जय वीरू की जोड़ी है वो सरकार वापस लाने में सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बहरहाल जुमला पुराना है कि एमपी का जब है 3 तारीख को सारी चीजें साफ हो जाएंगी, 3 दिसंबर को सारा जो नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन एक चीज है कि
कमल हर हालत में खिलेगा, चाहे वो बीजेपी का कमल खिले या कांग्रेस का कमल खिले,